हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, आप देख ही रहे हो टाइटल में, वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में है। द टॉपिक इज व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल दैट आवर कंट्री इंडिया इज फेसिंग टुडे। वो सबसे बड़ी बाधा क्या है, वो सबसे बड़ी हर्डल क्या है जो हमारे कंट्री को आज 21st सेंचुरी में 2024 में आके फेस करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये कोई नया बाधा नहीं है, बहुत बरसों से चला आने वाला एक हर्डल है, विच इज द रिजर्वेशन पॉलिसी। आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि रिजर्वेशन तो काफी नोबल कॉज है, इट इज एक्चुअली वेरी नोबल कॉज। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि इट इज अ हर्डल फॉर आवर कंट्री। तो देखिए, फॉर दिस वी हैव टू टेक अ ब्रॉडर एनालिसिस ऑफ इट एंड इन डेप्थ इसको स्टडी करके राइट फ्रॉम हिस्टोरिकल टाइम्स अभी तक का जो जर्नी है इसका, ये हमें स्टडी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इज इट अ बून और इज इट अ ड्रॉबैक फॉर आवर कंट्री। लेट्स सी कि ये स्टार्ट कब से हुआ था। If we go back to history, we have to go 92 years back in the year 1932. 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसके बाद 1932 में जो ब्रिटिश पीएम थे, दैट वाज ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश रूल्ड इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो रामसे मैकडोनल्ड, he had brought the British PM Ramsay MacDonald, he had brought the communal award policy in India, according to which separate electorates were introduced not only for the minorities but for the depressed classes as well, जिनको हम SC ST OBC कहते हैं, उनके लिए, दलित, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट लेके आया गया था। अब बहुत लोग जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन, इसके बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग्स। रिजर्वेशन के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कोई समानता नहीं है। नाउ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, वो इट इज अ कंसेप्ट इन विच सेपरेट इलेक्शंस विल बी कैरिड आउट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए मुस्लिम्स, तो यहाँ पे क्या होगा ना, मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्शंस होगा, जहां पे जो कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस के लिए, दे विल बी आल्सो फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द वोटर्स विल आल्सो बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। एज अ रिजल्ट, द विनर्स विल आल्सो बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। मतलब जो जनरल इलेक्शंस होता है, ये इससे एकदम बिल्कुल हटके है। मतलब उस कम्युनिटी के लिए अलग से इलेक्शन होगा, वो खुद ही अपने, उनके ही पार्टिसिपेंट्स रहेंगे और उन्हें, उनके ही वोटर्स उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। That was introduced through the communal award. At that point of time, Mahatma Gandhi was in Yarrawada jail, Pune. He had protested against it. उन्होंने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया था। अब इसका हल तभी मिला, इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए B.R. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय यरावाड़ा जेल पुणे गए थे और उनके बीच एक अग्रीमेंट हुआ, अकॉर्डिंग टू विच महात्मा गांधी प्रपोजल वाज एक्सेप्टेड और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कंसेप्ट था, इसको हटाकर रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया गया, जहां पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में माइनॉरिटी प्लस डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए 19% रिजर्वेशन रखा गया था। तो दैट वाज द पॉइंट फ्रॉम विच द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन स्टार्टेड इन इंडिया। दैट वाज द पॉइंट। तो वहां पे रिजर्वेशन जो रखा गया था, बट it was thought कि it's a temporary solution because these are the classes and communities who's from ages who have been depressed, who have been oppressed, मतलब जिनको एक समान दर्जा बाकी कम्युनिटीज के कंपैरिजन में नहीं दिया गया है, तो उनके सोशल वेलफेयर के लिए इनिशियली ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाया गया था। इट वाज अ नोबल कॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ऐसा माना गया था कि आफ्टर 10 years दिस पॉलिसी विल बी कटेल्ड, इसको यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहां उस समय तक इन कम्युनिटीज का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। बट द सैड पार्ट इज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोचा गया था कि आफ्टर सम इयर्स जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हो जाएगा फुल फॉर्म में, तब इसको हटा दिया जाएगा। हटाया तो गया ही नहीं है, बल्कि द परसेंटेज ऑफ पीपल बीइंग इंक्लूडेड इन द रिजर्व कम्युनिटी एंड कोटा आर बीइंग इंक्रीज डे बाय डे। इसको लेकर डे बाय डे हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट और विद्रोह होते रहते हैं कि हमें भी भाई रिजर्व कम्युनिटी में ऐड करो, हमें भी SC ST OBC में ऐड करो। क्यों? उनको रिजर्वेशन का फायदा तक ही मिल जाए। इट हैज नॉट बिकम अ नोबल कॉज नाउ, इट हैज नाउ बिकम अ पॉलिटिकल वोट बैंक, अ पॉलिटिकल माइलेज। आगे वीडियो में आने वाले पॉइंट्स में इसको और एलाबोरेटली डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन फैक्ट यही है, कि इट हैज नाउ बिकम अ पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिसी। और जिन लोगों को SC ST और OBC के अंडर लाया जा रहा है, बहुत समय ऐसा देखा जा रहा है कि दे आर इकोनॉमिकली वेल ऑफ पीपल, लेकिन टाइटल और सरनेम के हिसाब से उनको वहां लाया जा रहा है। मैनिपुलेशन, वोट बैंक पॉलिसी। अब अगर
हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ओर देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन आर्टिकल्स में इस रिजर्वेशन की पॉलिसी को इंक्लूड किया गया है। तो दिस रिजर्वेशन पॉलिसी हैज बीन इंक्लूडेड इन द पार्ट्स ऑफ आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें तो इन आर्टिकल 15(5) स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड educationally backward classes, especially SC STs, in their admission to educational institutions including private schools। मतलब स्पेशली इनके अपलिफ्टमेंट के लिए एडुकेशनली और सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस होंगे, स्पेशली SC ST के लिए, उनके लिए ये स्पेशल प्रोविजंस लाए जाएंगे, स्पेशली फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी उनके एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस लाया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय आर्टिकल 15(5) में लाया गया था। एक्चुअली कंडीशन उस समय ऐसा था कि ये नोबल कॉज, ये स्टेप लेना जरूरी था, इसीलिए ये लाया गया था। इनफैक्ट हम देखेंगे आर्टिकल 15(6) में, ठीक है, ये मैंने आपको बताया आर्टिकल 15(5) के बारे में। अगर हम आर्टिकल 15(6) के बारे में बात करें तो आर्टिकल 15(6)(a) एंड B सेम प्रोविजन लाया गया था फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द प्राइवेट वंस, और स्पेशल प्रोविजंस इनके लिए लाया जाएगा। किसके लिए? EWS सेक्टर के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो अभी इतने दिन बाद ये EWS की जो बात आई है हमारे सामने, जो मुद्दा सामने आया है EWS, मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 15(6) में स्पेशल प्रोविजंस फॉर EWS इंक्लूडिंग देयर एडमिशंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 15(6) में रहा है। तो ये आर्टिकल 15(5) और आर्टिकल 15(6) दे आर फॉर द स्पेशल प्रोविजंस ऑफ SC ST एंड मार्जिनलाइज्ड क्लासेस। अब अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में भी हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16(4) the state can make provisions for reservation for appointments and posts for the backward classes, ठीक है, who are not adequately represented in the services of the people, in the services of the state। मतलब ऐसे क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लाया जाएगा आपका पोस्ट और अपॉइंटमेंट्स में, जॉब्स में, जिनको जॉब्स में वो दर्जा नहीं दिया गया है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है और जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसलिए उन बैकवर्ड क्लासेस को के लिए रिजर्वेशन रहेगा इसको स्पेशल जॉब्स में, ताकि उनको जो दर्जा नहीं मिला है वो इक्वालिटी उनके लिए लाया जाए। तो दिस वाज आर्टिकल 16(4). अब अगर हम आर्टिकल 16(4)(a) की बात करें तो वहां पे हम देखेंगे SC एंड STs के लिए ये जो रिजर्वेशन इन जॉब्स है, ये क्राइटेरिया लाया गया था। 16(4) अगर हम देखें तो ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए लाया गया था, और 16(4)(a) में यही सेम चीज फॉर एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन SCs और STs के लिए लाया गया था। और 16(6) अगर आर्टिकल 16(6) की बात करें, देन इट इज फॉर द रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस पोस्ट एंड अपॉइंटमेंट फॉर द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS। तो हम देख सकते हैं आर्टिकल 15 और 16 ऑलरेडी इनके स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू नॉट ओनली एजुकेशन बट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है इनके लिए। नाउ द सिचुएशन इज दैट ये सोचा गया था कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ये इन आर्टिकल्स को हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनके लाइफ में अपलिफ्टमेंट होगा और ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये कंसेप्ट मिट जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं है, दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहा है। दैट इज द सैडेस्ट पार्ट एंड दैट्स व्हाट आई कॉल्ड ऑब्स्टेकल फॉर दिस कंट्री। Now I will come to various issues that the reservation policy has caused. It's not only these two issues, political exploitation या जो मैं indifference की बात कर रहा हूँ, there are various issues. There are 8 prime issues जो मैंने अपने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए 8 प्राइमरी इश्यूज मैंने जॉट डाउन किए हैं, जो मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप लाऊंगा। What are the various issues due to this reservation policy? पहला इशू, quality of education and employment. Now see, अगर I say कि I will take students and as well as seek jobs for people on the basis of quotas and reservation. Where is the am I not hampering the meritorious students? उनको क्या harassment नहीं हो रहा है? उनके लिए क्या एक discrimination नहीं हो रहा है जहाँ पे quotas are getting preference rather than merit? So this is the first point. Now second point, brain drain. When I talk about this policy of reservation and quota, there are many meritorious candidates who feel that their merit will not be recognized because they don't come under the SC, ST or OBC, they come under the general classes. So their talent, their capability will not be recognized here in India. That's why they travel abroad, they travel to different places.
जहां पे उनको लगता है कि उनका टैलेंट और कैपेबिलिटी को रेस्पेक्ट दिया जाएगा. So don't you think that it is in a way hampering not only the economic but social and overall development of our country? Second point, brain drain. थर्ड पॉइंट जो मैं देखूंगा वो है रिजेंटमेंट एंड डिविजन. ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन मिलता है और किसी को और मेरिटोरियस लोगों को बिलोंगिंग टू सम जनरल क्लासेस जो जिनका वो कट ऑफ नहीं रहता है, जो एससी एसटी या ओबीसी का हो, जिसके कारण उनका एडमिशन या उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, इसके कारण क्या होता है? इट इज क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट, अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड, अ फीलिंग ऑफ, यू कैन से, डायरेक्ट डिविजन बिटवीन दीज कम्युनिटीज. वहां पे क्या होता है कि when these people from SC, ST, OBC and the general candidates they come to an educational institution, जब साथ में वो लोग होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, उनके बीच वो डिवीजन लिंगर करता है. इट कैन लीड्स टू फाइट, इट कैन क्या, इट इज लीडिंग टू फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड न्यूज में कितने सारे न्यूज आते हैं कि जहां पे ऐसे विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, विच कैन लीड टू सीरियस इमरजेंट केसेस. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, इनएफिशिएंसीज एंड करप्शन. वी सी ये जो एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए कितना मैनिपुलेशन होता है, जिसके कितने केसेस रिसेंटली बिहार और आसाम से आए हैं. मैनिपुलेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स, मैनिपुलेशन ऑफ वेरियस सर्टिफिकेट्स फॉर द रिजर्व कोटा, ये तो होते रहता है. सो इट इज इन अ वे ऑल्सो इंक्रीजिंग द करप्शन, भ्रष्टाचार. इस टॉपिक को रिलेटेड भ्रष्टाचार भी और बढ़ते जा रहा है. And it is not only doing anything, but it is disrupting the law and order of the country. This is fourth point. Fifth point, lack of targeting. It is the most important point, lack of targeting. Some individuals from reserved categories may not be as disadvantaged as others, but still get the benefit. But the people who are really disadvantaged from the general category don't get that benefit. खास करके कुछ टाइटल्स है, कुछ सरनेम्स है जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, जिनको मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहूंगा. But there are some titles, some surnames from the state of UP and Bihar who are economically well off, who are economically at a high position. लेकिन एक हिस्टोरिकल बेसिस में क्योंकि उनका नाम ओबीसी के अंडर आता है, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है. ना ही एजुकेशन सेक्टर में, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट में ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट में भी, जिसके कारण जो मेरिटोरियस कैंडिडेट जो कि वास्तविक तौर पे डिसएडवांटेज्ड है, वास्तविक तौर पे उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाए हैं एज कंपेयर टू अदर क्लासेस, लेकिन सिर्फ वो जनरल क्लास को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको तो रिजर्वेशन का फैसिलिटी मिल नहीं रहा है. भाई ऐसा क्यों? डोंट यू थिंक इट इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू जनरल क्लासेस? Just because on the basis of surnames and titles you are creating a particular reserved sector for the SC, ST or OBC. This is the fifth point. Now sixth point में अगर मैं जाऊंगा, it is stigma and stereotyping. ये तो सबसे 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 ज्यादा डिसएडवांटेजियस पॉइंट है, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ जोन ऑफ इनसिक्योरिटी. बिकॉज अगर मैं आज से 50 साल पहले की बात करूं और अभी की बात करूं, इट इज 21st सेंचुरी यार, 2024. यू कांट कंपेयर द करंट सिचुएशन विद सिचुएशन विच वाज 50 इयर्स अगो. आज के जनरेशन को ये सब मैं अपर क्लास का हूं, तुम लोअर क्लास के हो, ये सब चीजों को आज का जनरेशन मद्देनजर रखता ही नहीं है. This kind of feelings is not there, especially in the urban sector. अगर आप रूरल सेक्टर की बात करो या फिर एकदम आउटस्कर्ट्स या इंटीरियर्स की बात करो, वहां पे तब भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, बट इट इज मच लेस देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द अर्लियर टाइम्स. अब यहाँ पे अगर इन लोगों को पॉलिटिकली ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि यस यू पीपल बिलोंग टू सम मार्जिनलाइज्ड सेक्टर, सम सेक्टर विच हैज बीन, जिनको बार बार इनसिक्योर दिखाया जाता है, जिनको बार बार जिनके दिमाग में ये थोपा जाता है आपको, आपके साथ हमेशा हिस्टोरिकली इनइक्वालिटी हुआ है, आपको हमेशा डाउनग्रेड किया हुआ. तो होता क्या है, इनका जो अपने ऊपर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ बिलीफ होता है, एक जो आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है, उसी को तो अफेक्ट कर रहे हैं आप. ये पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, इनका जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यही तो डिग्रेड हो जा रहा है. They are not having the kind of confidence, the kind of self pride they will have on themselves, that we also have the capability of moving ahead and creating our future. वही तो डिग्रेड हो जा रहा है. So it is hampering the minds of a large section of the society because of this. This is the sixth point. Seventh point. Second point में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, इन दोनों को कंपेयर करना चाहूंगा. अगर आप रिजर्वेशन की बात करो ही, तो अगर इकोनॉमिक सेक्टर में जो ईडब्ल्यूएस सेक्टर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको मैं
तब भी मान सकता हूं कि इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेसिस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल्स एंड सरनेम्स विच यूज्ड टू एग्जिस्ट फ्रॉम द हिस्टोरिक टाइम्स, वो नहीं है। On economic basis you can still say some communities, some people who come under who are below poverty line or who are not into that income level, उनके लिए कुछ स्कीम्स लाए जाए या उनके लिए कुछ रिजर्वेशन या कोटा पॉलिसीज लाया जाए, उसको तब भी माना जा सकता है। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। उसका सॉल्यूशन क्या है ना? उसका सॉल्यूशन है शिक्षा, एडुकेशन। हमारे प्रीवियस गवर्नमेंट्स में और बाकी पिछले प्रीवियस ईयर्स में सर्व शिक्षा अभियान भी किया गया था। मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, एजुकेशनल कैंपेन से, इनको और ब्रॉड बेसिस पे और लार्ज लेवल पे करके इसको सक्सेसफुल किया जाए, ताकि घर घर तक, राइट फ्रॉम डोर टू डोर, मतलब हर गली गली में एजुकेशन का क्या महत्व है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये लोगों तक पहुंचे। और जब ये पहुंचेगा, दिस विल ओनली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और तभी एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बढ़ेगा, और तभी डायरेक्टली ये जो थॉट है रिजर्वेशन का, कोटा का, ये लोगों के माइंड से निकलेगा, एंड देन ओनली इट कैन लीड टू अ इकोनॉमिकली एंड सोशली डेवलप्ड सोसाइटी इन आवर कंट्री। इट इज ओनली पॉसिबल टू एजुकेशन। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि सर्व शिक्षा अभियान और ऐसे एजुकेशनल कैंपेन्स और चलाया जाए, ठीक जैसे स्वच्छ भारत अभियान का कैंपेन चलाया गया था जो हमारे देश में इतना सक्सेसफुल हुआ था, वैसे ही एजुकेशनल कैंपेन्स को और बड़े लेवल पे चलाया जाए, so that it can help in curbing these thoughts, all these insecure thoughts of reservation and quota जो कि आदमी के दिमाग से निकले, and it can lead to a prosperous society. So this is my 7th point, and 8th and the most valid point जो मैंने पहले भी कहा था, वो है पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन। इन पर्टिकुलर कुछ समाज के वर्गों को उनके दिमाग में घुसा के कि आप लोग मार्जिनलाइज्ड है, आप लोग दूसरे के कंपैरिजन में उस दर्जे तक नहीं पहुंचे हैं, उनको एक पॉलिटिकली वोट बैंक क्रिएट किया जा रहा है। दे आर एक्चुअली नॉट इनसिक्योर, बट दे हैव बीन मेड इनसिक्योर। उनके दिमाग में बार बार थोप के, उनका ब्रेन वॉश करके एक वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ही ये किया जा रहा है। इट इज लीडिंग टू नथिंग, बट इट इज लीडिंग टू डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द सोसाइटी, नथिंग एल्स। तो दीज आर माई 8 पॉइंट्स। ये 8 वैलिड पॉइंट्स है जो मैं कहता हूं कि बिगेस्ट इश्यूज ऑफ रिजर्वेशन है आज के डेट में। इसीलिए मैं इसको बिगेस्ट ऑब्स्टेकल ऑफ द कंट्री राइट नाउ कहता हूं। और अगर मैं अब सॉल्यूशंस की बात करूं कि सॉल्यूशंस क्या है इस पॉलिसी को ठीक करने के लिए, जो मैंने पहले भी कहा था, मेरे हिसाब से 3 चीजें हैं जो इसको ठीक कर सकती हैं। पहला हेल्थ, दूसरा एडुकेशन, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। हेल्थ क्यों? बिकॉज हमने एक कहावत है कि हेल्दी माइंड थ्राइव्स इन अ हेल्दी बॉडी, ठीक है? तो अगर बॉडी हेल्दी हो तभी हमारा माइंड हेल्दी होगा, तभी हम अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा पाएंगे एजुकेशन सेक्टर में, और एजुकेशन का जो रियल बेनिफिट है लोगों तक पहुंचेगा। बिकॉज इट इज नॉट अबाउट ओनली the spreading of education from door to door, it is also about how people incorporate it within themselves, how people are ingrained through it. उसका बेनिफिट तभी होगा अगर एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड होगा। तो हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इससे रिलेटेड फर्दर वीडियो भी मैं लाऊंगा, वाई नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये कितना नेसेसरी है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, फर्स्ट। सेकेंड इज एडुकेशन इज वेरी मच नेसेसरी, ताकि लोगों का एक अपलिफ्टमेंट हो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जॉब्स बट इन टर्म्स ऑफ एक सोशल, एक मतलब इनर डेवलपमेंट हो, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, जो ताकि लोग आदमी समझ पाए कि व्हाई दीज पॉलिसीज, कोटा एंड रिजर्वेशन डू नॉट स्टैंड एनी वैल्यू इन करेंट जनरेशन। और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिले, लोग अगर अपने आप को एनहांस करे और उनको अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो अगर कटेल हो, नेचुरली अलग से कोटा या रिजर्वेशन करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, मेरिट को असली एडवांटेज मिलेगा और मेरिटोरियस तौर पे ही लोगों का रिक्रूटमेंट होगा। सो दीज आर द 3 थिंग्स आई फील आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कर्टेलिंग दिस पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। तो ये मेरा मानना है कि, और अगर आप एक और, मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि एक और स्टेप लिया जा सकता है, दैट इज these marginalized sectors, they can be given interest free education loans and scholarships. अगर इनको इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स और स्कॉलरशिप्स दिया जाए, then it will not only help in incorporating education but also help in increasing the numbers in employment. So these are the various steps that can be taken to control, to totally erase this policy of reservation from our country, which has become the biggest obstacle from in our country right now.
तो यही मेरा कहना है आप लोगों से कि ये रिजर्वेशन का पॉलिसी कैसे एक इतना सीरियस इशू और ये एक इतना सीरियस ऑब्स्टेकल बन गया है हम लोगों के लिए। दिन ब दिन हम देखते हैं कि नए नए कम्युनिटीज, नए नए टाइटल्स के लोग कहते हैं कि भाई हमें भी रिजर्व कैटेगरी के अंडर लाओ। कुछ नहीं हो रहा है, ये इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है और एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट चारों तरफ क्रिएट कर रहा है। तो आप लोग ने मेरे वीडियो को देखा तो आप लोग बताइए कि आप लोगों का क्या मानना है इसके बारे में। What do you people think about this policy of reservation? Should it continue or should it come to an end? Because I feel it is the biggest obstacle that the country is facing right now. तो ठीक है, आप लोग देख के अपने कमेंट सेक्शन में अपने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज है वो मुझे बताएं और उसके हिसाब से मैं फर्दर वीडियोस इसको लेकर लाऊंगा। थैंक यू।